ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कक्षा 12th बायोलॉजी के लिए एक छोटा सा टॉपिक, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का निर्माण कैसे होता है या गोबर गैस का निर्माण कैसे होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यही समझते हैं गोबर गैस क्या होती है या बायोगैस क्या होती है। तो जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस को बायोगैस कहा जाता है। यानी बायोगैस का निर्माण किन के द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का किण्वन करते हैं जिससे बायोगैस का निर्माण होता है। तो देखिए, बायोगैस का निर्माण का जो चरण है उस चरण को पढ़ने से पहले हमें गोबर गैस के संयंत्र के बारे में यानी इसके प्लांट के बारे में हमें कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक रंगीन डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम में अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं। तो ये चैम्बर कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेफ्ट साइड के अंदर ये चैम्बर है मिक्सिंग चैम्बर। कौन सा चैम्बर है? मिक्सिंग चैम्बर। और इस मिक्सिंग चैम्बर के अंदर गोबर और जल का मिक्सचर बनाकर इसमें डाला जाता है और ये मिक्सचर है वो 1:1 में बनाया जाता है। अर्थात यदि 1 kg जैविक कचरा या गोबर होता है तो उसके अनुपात में 1 लीटर जल होगा। तो इन दोनों का मिक्सचर बनाकर इस डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। तो दूसरा चैम्बर कौन सा है? डाइजेस्टर टैंक। इस डाइजेस्टर टैंक के अंतर्गत एनोबैरिक बैक्टीरिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का कन्वर्जन किया जाता है। तो बीच में जो रेड कलर का आपको ये बड़ा सा टैंक नज़र आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है? डाइजेस्टर टैंक, जहाँ पर बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को किण्वित करके बायोगैस का निर्माण करते हैं। उसके ऊपर जो टैंक दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है गैस होल्डर टैंक। गैस होल्डर टैंक में क्या होता है? डाइजेस्टर टैंक के अंदर जिस गैस का निर्माण होता है वो गैस होल्डर में पहुंच जाती है। गैस होल्डर से यह पाइप के द्वारा आगे सप्लाई के लिए चली जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये सप्लाई के लिए जा रहा है यहाँ पे। तो इस भाग को कहा जाता है बायोगैस आउटलेट। यहाँ पर एक वॉल्व भी लगा हुआ होता है। तो लास्ट में राइट साइड के अंदर एक और चैम्बर बचता है जिसको हम आउटलेट टैंक कहते हैं। आउटलेट टैंक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? डाइजेस्टर में कार्बनिक पदार्थों के विघटन होने से जो गैस बनती है वो तो गैस होल्डर में चली जाती है और आगे पाइप के द्वारा वो सप्लाई के लिए चली जाती है। पीछे जो भी यहाँ पर शेष पदार्थ बचता है उसको आउटलेट टैंक में लाया जाता है और इसका प्रयोग यानी जो भी शेष भाग बचा हुआ है उसको आउटलेट टैंक में लाया जाता है और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किया जाता है। जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार एक गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है। अलग अलग कंपोनेंट इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं और जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये संयंत्र है वो जमीन की एकदम सतह पर होता है। इसका जो गैस होल्डर वाला भाग है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और आगे की तरफ पाइप निकल जाता है जो सप्लाई के लिए जाता है। इसका सीधा प्रयोग है वो खाना बनाने के लिए किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए की जाती है। अब हम पढ़ते हैं इस डाइजेस्टर के अंदर बायोगैस कैसे बनती है। तो इस गोबर गैस संयंत्र में
गैस का निर्माण 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है अवायवीय वैकल्पिक जीवाणु। जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज इनको सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। तो देखिए, प्रथम चरण में क्या हुआ है, सरल पदार्थ बने हैं। किन से बने हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। कौन है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। अर्थात सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ये गोबर के अंदर, जैविक पदार्थों के अंदर उपस्थित होते हैं और ये अवायवीय वैकल्पिक जीवाणु अपने एंजाइमों के द्वारा इनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं, अपघटित कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है, जीवाणु आंशिक वायवीय व आंशिक अवायवीय किण्वन द्वारा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की न भी हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन द्वारा सरल पदार्थों को पहले कार्बनिक अम्लों में तथा अंत में एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या सीख रहे हैं कि जो प्रथम स्टेप में सरल पदार्थ बने हैं उनको इन बैक्टीरिया के द्वारा किन में बदला जा रहा है, कार्बनिक अम्लों में, और फाइनली एसिटिक अम्ल में बदला जा रहा है। उसके बाद में तीसरा स्टेप, मेथेनोबैक्टीरियम द्वारा एसिटिक अम्ल को मीथेन में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। तो फाइनली जो डाइजेस्टर टैंक के अंदर सेकेंड स्टेप के दौरान एसिटिक अम्ल बना है वो मेथेनोबैक्टीरियम के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, मीथेन में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार तीसरा चरण पूरा हो जाता है। तो इन चरणों के साथ साथ में अन्य गैसों का भी निर्माण होता है। मीथेन का तो होता है, इसके साथ साथ में CO2 का भी निर्माण होता है जो आगे गैस होल्डर में पहुंच जाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये मेथेनोबैक्टीरियम कहाँ होते हैं, कैसे पहुँचे हैं? तो ये मेथेनोबैक्टीरियम पहले से ही जुगाली करने वाले जंतुओं के कॉलोन में पाए जाते हैं और फाइनली ये जो अपन मिक्सचर बनाते हैं उनके साथ में ये डाइजेस्टर टैंक में पहुंच जाते हैं और आगे ये एसिटिक अम्ल को ऑक्सीकृत करके मीथेन का निर्माण करते हैं। तो ये मिथेनोबैक्टीरियम की वजह से ही मीथेन गैस का निर्माण होता है। और संयंत्र में शेष बचे पदार्थ, यानी जब मीथेन बन जाता है तो पीछे बचा हुआ भाग है वो सलरी कहलाता है, जिसको सुखाकर जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सलरी जो है वो हमने देखा था जो राइट साइड के अंदर आउटलेट फ्लो ये चैम्बर बना हुआ था उसके द्वारा निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सलरी किसे कहा जाता है या सलरी क्या है। तो गोबर गैस संयंत्र के अंदर डाइजेस्टर में बैक्टीरिया के द्वारा मीथेन गैस का निर्माण हो जाने के पश्चात बचे शेष पदार्थ को सलरी कहा जाता है, जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका कुछ पार्ट या डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो गोबर गैस बनाना क्यों ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चंस पुटअप होता है। तो आप देखिए, सीधा ही क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गोबर गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए या उसके गोबर गैस निर्माण के 3 चरणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यही आए कि गोबर गैस का प्रयोग है वो सीधे ईंधन के रूप में किया जाता है, तो डायरेक्ट गोबर गैस के उपले बनाकर ही या इसको ईंधन के रूप में काम में ले लें। तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि यदि ऐसा हुआ या होता है, गांव में होता है, तो इससे प्रदूषण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो गोबर गैस का निर्माण करने से हमें 2 फायदे हो जाते हैं, गोबर गैस का भी निर्माण हो जाता है और जैविक खाद का भी निर्माण हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। हमारे देश के अंदर लगभग 70% पॉपुलेशन आज भी गांवों के अंदर निवास करती है, जहां प्रचुर मात्रा में पशुधन संपदा उनके पास में उपस्थित है। तो वे पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग कंडे उपले बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि इसका सही उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए और गोबर गैस उत्पादन में किया जा सकता है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। गोबर गैस से उत्तम खाद बनाने के लिए इसे उपयुक्त आकार के गड्ढों में नियमित रूप से भरा जाना चाहिए। तो यदि हम सीधा ही जैविक खाद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग मेथड पढ़ते हैं, और गड्ढा ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए जिसकी गहराई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को हम यानी गोबर से सीधे ही जैविक खाद का निर्माण कैसे किया जाए, तो इसके लिए अलग से टॉपिक है। उसमें गोबर गैस का निर्माण नहीं होगा, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह, ये बैक्टीरिया इसके साथ साथ में केंचुए वगैरह इनका भी प्रयोग किया जाता है, तो वो अलग टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों की किण्वन या फर्मेंटेशन से उत्पादित गैस को बायोगैस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस किसे कहा जाता है? तो जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस को बायोगैस कहा जाता है। किण्वन का मीनिंग क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होता है। तो भारत में बायोगैस उत्पादन के लिए सामान्यतया गोबर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशुधन संपदा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस महत्व से यहाँ पर गोबर गैस बनाने का काम है वो बहुत ही तेज़ी से और ज़्यादा होता है। बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कुछ कम होती है। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि मीथेन के साथ में लगभग 31% CO2 उपस्थित होती है, तो ये धुएं के साथ में जलती है। तो हम सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो बायोगैस होती है वो नेचुरल गैस की तुलना में कुछ कम होती है, यानी उनकी जो क्षमता है, जो जलने की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। तो देखिए, बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कुछ कम होती है। इसका कारण बायोगैस में उपस्थित 31% CO2 गैस है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए तो इसका ऊष्मामान बढ़ जाता है, अर्थात इसका पूर्ण रूप से दहन होगा यदि इसमें से CO2 को निकाले जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उच्च मान की गैसें प्राप्त की जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है और बायोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजीतमल स्थान पर 1961 में गोबर गैस संयंत्र अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहाँ पर भारत के अंदर सबसे पहले गोबर गैस अनुसंधान स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो कौन सी जगह है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजीतमल गांव में है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को एक बार आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।